जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हम लोग नागरिकता पर डिस्कशन किया था हमने, और नागरिकता से रिलेटेड जो कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जैसे कि उसमें हमने देखा था कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता का महत्व क्या होता है, और किस तरीके से अधिकारों को लेकर नागरिकता का महत्व होता है, उस पर हमने बात की थी। और उसके साथ देखा था कि जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या क्या चीज़ें बताई हुई थी, तो उन चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया था। और हमने देखा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 11 है वो संसद को या पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो किस तरह से एक नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। तो कुल मिला के नागरिकता अधिनियम 1955 बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद जब हुआ तो हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान दो देश बने। कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके लिए तो हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान ये कर दिए थे कि भाई जो संविधान लागू होने 26 नवंबर 1949 से पहले आ चुके थे, तो उनके वो लोग नागरिक होंगे, और किस किस तरीके से नागरिक होंगे वो चीज़ हमने देख ली थी, कौन कौन लोग नागरिक होंगे, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आगे फिर ये बात सामने आई, ये प्रश्न उठने लगा एक समय के बाद कि जो ये 4 से 5 साल बीते इसके बाद, संविधान लागू होने के बाद 1955 तक, तो ये बात उठने लगा कि कोई व्यक्ति आकर हमसे ये कहे कि हमें जो है आपके देश की नागरिकता चाहिए, तो उस नागरिकता को लेने के लिए या उस नागरिकता संबंधी जो प्रावधान होंगे वो प्रावधान क्या होंगे। तो उस चीज़ को जो है यहाँ पर देखा जा रहा था कि वो जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो क्या बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे। इस चीज़ को अब देखने की का एक प्रश्न उठ चुका था। और जो व्यक्ति 26 नवंबर 1949 से पहले कहीं रहा ही नहीं था या भारत का नागरिक नहीं था, अब वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा। या फिर जिसका जन्म जो है 26 नवंबर 1949 के बाद हुआ है, उससे पहले वो हुआ ही नहीं था उसका जन्म, या 1949 के बाद हुआ है, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो ऐसे कई प्रश्न जो है उठ रहे थे, और इन प्रश्नों को सुलझाने के लिए, इन प्रश्नों का निदान करने के लिए भारत की संसद ने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो उसे पावर दी गई थी कि नागरिकता के संबंध में वह कानून बना सकता है, तो उसको लेकर उसने कानून बनाया। और उसको लेकर जो एक लॉ कानून बनाया, कानून पारित किया। तो संविधान लागू होने के बाद से जो नागरिकता के विषयों की बात करें तो फिर कुछ मामले में करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में हम लोग करते हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955 द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम इस चीज़ को देखते हैं, इस एक्ट को देखते हैं। और इस एक्ट के बाद यानी कि संविधान लागू होने के बाद अगर नागरिकता को लेकर बात की जाएगी या की जाती है, किसको नागरिकता किस रूप में दी जाएगी, उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बात करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो संविधान लागू होने से पहले के जो लोग थे उसमें ये कहा गया था कि कौन लोग नागरिक होंगे, इस चीज़ को कहा गया था, ना कि ये कहा गया था कि भविष्य में किस किस को किस रूप में कैसे नागरिकता दी जा सकती है। तो उसकी बात इसमें की गई, किसमें, 1955 के अधिनियम में की गई, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें। तो यही वो प्रिंसिपल एक्ट है। ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्ट है, एक आधारभूत अधिनियम है, जिसमें समय समय पर जो है कई बार परिवर्तन किए गए, समय समय पर कई बार चेंजेस किए गए, यानी कि अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। जैसे कि पहली बार अगर 1955 के अधिनियम में संशोधन को अगर हम देखें तो ये संशोधन जो होता है वो 1985 में होता है, फिर 1986 में भी इसमें संशोधन होता है, फिर इसके बाद 1992 में इसमें संशोधन देखा जाता है, 2003 में इसमें संशोधन होता है बड़े पैमाने पर। एक सबसे बड़ा जो संशोधन अब तक का माना जाता है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 माना जाता है, जो इस अधिनियम में ही किया गया। यानी कि एक प्रिंसिपल अधिनियम है। इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी क्लॉज में, किसी भी धारा में कोई बात जो है लिख दी जाएगी कि इसमें ये चीज़ और जोड़ दी जाती है, तो संशोधन ये हुआ। यानी कि प्रिंसिपल तो यही है, इसी में ही जो है संशोधन समय समय पर किए गए और आगे चल के संशोधन हुए। फिर अभी हम देखते हैं कि अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसका वो काफ़ी विवादित मुद्दा बना हुआ है। तो वो चीज़ क्या है, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर वीडियोज़ के साथ बने रहें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो ये रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं आगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में जो धाराएं हैं
क्या है, धाराएं हैं वो कितनी हैं, 19 धाराएं हैं टोटल जो है 19 धाराएं हैं। उन टोटल 19 धाराओं को नहीं देखना। देखिए अधिनियम में क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। जो भी कोई कानून या लॉ बनता है उसमें धाराएं, जो नंबर्स होते हैं उनको हम धारा के रूप में बोलते हैं, लेकिन जो संविधान में है, भाग में है, उसमें हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें कितनी धाराएं, टोटल 19 धाराएं। उनमें से भी अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 7 तक की जो धाराएं हैं वो नागरिकता के अर्जन को की धाराएं हैं। यानी कि जो नागरिकता का अर्जन है ये कितने से कितने तक, जो धारा आपकी 3 से 7 तक। ठीक है, जो 3 से 7 तक की धाराएं हैं, यानी कि जो ये 3, 4, 5, 6, 7 तक की जो धाराएं हैं वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धारा 3 से 7 तक है उसमें नागरिकता को कैसे अर्जित किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं इसमें सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिनसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, वो आपके कितने से कितने तक है, 3 से 7 तक है। और इसके बाद 3 और 8, 9 और 10 उसमें जो है नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी उसके बारे में सिंपल बताया गया। यानी कि 3 से लेकर 10 तक के जो धाराएं हैं वो हम लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं कि नागरिकता का अर्जन यानी कि नागरिकता कैसे मिलेगी, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति या किसी का जन्म भारत में होता है तो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर जो धारा 3 है, धारा 3 में क्या बात बोली गई है, यूस सोलाई और यूस सैंग्विनिस, दो चीज़ें आप देख रहे होंगे। यूस सैंग्विनिस धारा 4 में देख रहे हैं। तो यूस सोलाई जो है, यूस सोलाई का अर्थ क्या है कि जन्म के आधार पर जो है उसको नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि भारत में जो भी जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक होने का अधिकार रखता है। यानी कि यदि किसी भी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत की भूमि पर हुआ है, तो वह भारत का नागरिक बनने का अधिकारी होता है। इसमें उसके माता पिता से कोई संबंध नहीं है कि उसके माता पिता कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। तो धारा 3 में इस चीज़ को जो है सिंपल बोला गया है कि जन्म के आधार पर जो व्यक्ति या जो बच्चा भारत में जन्म लेगा, चाहे वो विदेशी का ही बच्चा क्यों ना हो, वह अधिकार रखता है कि वो भारत का नागरिक बन सके। वो बात दूसरी है कि उसके माता पिता नहीं चाहते हैं कि भारत का नागरिक बने, तो वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, लेकिन वह बच्चा वो अधिकार रखता है, उसके पास ये राइट है, अधिकार है कि वो भारत में अगर उसने जन्म लिया है तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिले, उसके पास ये राइट है, अधिकार है। लेकिन इसमें उसके माता पिता से कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो। तो इसे कहा जाता है, नागरिकता की जो एक भाषा है उसमें कहा जाता है यूस सोलाई। क्या कहा जाता है, यूस सोलाई। देखिए नागरिकता की दुनिया में 2 शब्द चलते हैं, एक यूस सोलाई और एक यूस सैंग्विनिस। यूस सोलाई का जो अर्थ जो है वो किससे है, भूमि से है। यानी कि जो भारत की भूमि पर जन्म ले रहा है, ये विश्व के कई देशों ने जो है इस चीज़ को अपनाया हुआ है, यूस सोलाई को, और कुछ देशों ने यूस सैंग्विनिस को अपनाया हुआ है। तो हमने जो है हमारे यहाँ देखते हैं हम दोनों को है। तो यहाँ पर यूस सोलाई का मतलब होता है भूमि से, यानी कि जिसने हमारे देश की ज़मीन पर जन्म लिया है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, वह क्या हो सकता है, वो भारत का नागरिक होने का अधिकारी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर यूस सोलाई का मतलब कि जो भारत की भूमि पर जन्म ले। देखिए ऐसा ही कंसेप्ट जो है किसके पास है, अमेरिका में भी देखने को मिलता है। अमेरिका में भी जो कंसेप्ट है वो यही है, यूस सोलाई का। इसे क्या बोलते हैं, ज्यूस नहीं, यूस। ठीक है, यूस सोलाई, है ना। हिंदी में अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे देवनागरी में लिख दूं तो यूस सोलाई। तो यूस सोलाई का मतलब कि जिसने ज़मीन पर जन्म लिया हो, भारत की भूमि पर जन्म लिया हो, भारत की सीमा में जन्म लिया हो। तो यहाँ पर अमेरिका में भी जो है ऐसा ही कंसेप्ट देखने को मिलता है। देखिए अभी आपने सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो वो कह रहे थे कि हम जो है मैक्सिको की सीमा जो अमेरिका से लगती है वहाँ पर दीवार बनवा देंगे। तो दीवार बनवाने का जो एक कंसेप्ट था, एक जो कारण था, एक कारण यही था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग जो हैं अवैध रूप से अमेरिका में घुस जाते हैं और वहाँ के नागरिक हो जाते हैं। वहाँ का नागरिकता पाने का एक आसान तरीका ये होता था कि कोई जो एक गर्भवती महिला है उसको अवैध रूप से कहाँ पहुँचा दिया गया, अमेरिका में पहुँचा दिया गया, मैक्सिको से। अब क्या होगा कि जब उस बच्चे का जन्म होगा उस अमेरिका की धरती पर, तो उस बच्चे को जो है वहाँ की नागरिकता पाने का पूरा अधिकार होगा। अब वह बच्चा तो वहाँ का नागरिक हो जाएगा।
तो लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो तो मैक्सिको के हैं, अवैध अप्रवासी हैं, तो अब उनको नागरिकता कैसे मिले? तो अब क्या है कि भाई अब वो बच्चा जो है वो कहाँ का नागरिक है? अमेरिका का नागरिक है। तो अमेरिका का क्या कर्तव्य है? अमेरिका का देश का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो अब वो मैक्सिको तो जा नहीं सकता, मैक्सिको तो बच्चे को भेज नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि उसके माता पिता को उस बच्चे की सुरक्षा देने के लिए हम क्या कर देंगे कि धारा 4 में हम क्या देखते हैं? धारा 4 में देखते हैं रक्त संबंध से, यानी कि यूस सैंग्विनिस से हम लोग बात करते हैं। तो यूस सैंग्विनिस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो बात होती है, धारा 4 क्या कहता है कि वंश क्रम के आधार पर, यानी कि जो वंश क्रम के आधार पर जो है वह नागरिक ज्यूस सैंग्विनिस के माध्यम से भारत का नागरिक होने का अधिकारी होता है। जैसे कि जो बच्चा भारत के नागरिकों का है लेकिन उसका जन्म जो है भारत के बाहर हुआ है, क्लियर? तो अब यहाँ पर उस बच्चे के पिता को ये अधिकार है, लेकिन यहाँ पे पिता की बात हो रही है, ठीक है, कि उस बच्चे के पिता को ये अधिकार है, लेकिन वो पिता कहाँ का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। तो इसमें भी आगे चल के संशोधन किया गया था, ठीक है, जो 1992 का अमेंडमेंट है भारत, इसका जो संशोधन है नागरिकता अधिनियम 1992 वाला जो संशोधन है, उसमें इस चीज़ को माता पिता दोनों को कर दिया गया। लेकिन 1955 में क्या था? 1955 में ये था कि कहीं भारत के नागरिक, जो पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, और विदेश में यदि उसका कोई बच्चा होता है तो वह 1 साल के भीतर जो है उसको वहाँ की एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करा दे कि उसका बच्चा है और वह भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए। तो उसे जो है भारत की नागरिकता यहाँ से इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि माता पिता ही दोनों इंडियन हो तो उसमें पिता ही कोई अधिकार था, हालांकि अब जो है माता पिता दोनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन अगर पहले क्या था, 1955 में क्या था? 1955 में ये था कि पिता ही जो है इंडियन होना चाहिए, तभी जो है बच्चे का रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन के रूप में हो सकता है। लेकिन अब माता पिता, यानी कि अगर माता इंडियन है और पिता जो है फॉरेनर है, तो उसके बाद अब जो है माता भी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। ये 1992 के संशोधन के बाद ऐसा किया गया था। तो अगले 1 साल में जो है रक्त के संबंध में, रक्त के आधार पर जो है इस तरीके से पंजीकरण कराकर नागरिकता दी जा सकती है। तो यूस सैंग्विनिस और यूस सोलाई और यूस सैंग्विनिस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि धारा 3 और धारा 4 क्या है। इसके बाद जो धारा 5 है वो क्या कहता है? वो पंजीकरण के माध्यम से कहता है। किसके माध्यम से? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम नागरिकता दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी 2 रूपों में बताया गया है। एक जो भारतीय मूल के व्यक्ति है ना, भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब कि वो पहले भारत में रहते थे लेकिन अब वो भारत से किसी और देश में चले गए हैं, और किसी और देश में चले गए हैं तो वहाँ अब वो रह रहे हैं। अब उनके जो वंशज हैं या उनका बेटा है, वो चाहता है कि वो भारत में वापस आ जाए, भारत की नागरिकता ले ले। तो क्या होगा कि यहाँ पर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति से संबंध होना चाहिए, किसी तरीके का भारतीय मूल के व्यक्ति से संबंध होना चाहिए, यानी कि उसके आगे का जो वंशज है, जो आगे के जो वंश हैं उनमें से कोई भी होना चाहिए, जैसे कि नाती हो, पोता हो, बेटा हो, या बेटे के बेटे का बेटा हो। तो इस तरीके से यानी कि जो व्यक्ति भारत से गया था वो भारतीय मूल का था, उससे अगर कोई संबंध है उसका, तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। इसी तरीके से पति या पत्नी, यानी कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो यहाँ से अमेरिका गया, कहाँ गया? अमेरिका गया, या कोई युवती है जो अमेरिका गई काम करने के लिए या पढ़ने नौकरी के लिए गई, किसी काम के लिए गई या गया, तो वो वहाँ पर किसी अमेरिकी युवती से जो है विवाह कर लेता है जो भारतीय युवक है। अब वो जो भारतीय युवती है वो चाहती है कि वो भारत की नागरिकता, जो अमेरिकी युवती है वो चाहती है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो उसके लिए क्या होगा कि वह भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या रखी गई है? दोनों ही बातों में जो शर्त है वो शर्त ये है कि इनको जो है 7 वर्ष जो है वो भारत में बिताने होंगे, और रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले वाला जो वर्ष होगा उसे पूर्ण रूप से भारत में बिताना होगा। तो बड़े ही आसान तरीके से मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपके समझ में ना आए, कोई डाउटफुल लगे तो क्वेश्चन इरेज जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेगा। इसके बाद जो धारा 6 है
उसमें क्या बताया गया है, धारा 6 में बताया गया देशीयकरण के माध्यम से, यानी कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से। और इसको भी दो रूपों में देखा गया है, खास व्यक्ति और आम व्यक्ति। यहाँ पे दो चीजें की गई हैं। खास व्यक्ति कौन, जो कोई दार्शनिक है, संगीतकार है, या बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, साहित्यकार है, विश्व शांति को लेकर उसने कुछ काम किया है, सामाजिक सुधारक है, बड़ा पैमाने पर उसने कार्य किया है, और वो चाहता है कि भाई भारत का नागरिक हो जाए। यानी कि भारत जैसा कोई देश नहीं है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत देश है, तो हम चाहते हैं कि हम जब तक उसके नागरिक नहीं बनेंगे तब तक जीवन सफल नहीं हो, तो वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो भारत सरकार बिना किसी शर्त के उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे देती है। यानी कि यहाँ पर कोई शर्त नहीं होगी। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में आप देख लें तो एक पाकिस्तानी संगीतकार हैं अदनान सामी, तो अदनान सामी को जो है भारतीय नागरिकता किस आधार पर दी गई, खास व्यक्ति के आधार पर दी गई। यानी कि उन्हें जो है एक प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ा जो एक आम व्यक्ति को करना पड़ेगा। यानी आम व्यक्ति की जैसे कोई व्यक्ति है जो भारत में काम करने आया, कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में काम करने आया, वो यहीं पर रहा, उसको यहाँ पे रहना अच्छा लगा, और वो यहाँ पे रहते रहते उसने क्या सोचा कि भाई हमें जो है भारत में रहना है, भारत काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो हम जो है भारत में ही रहना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर नागरिकता चाहिए। तो अब वहाँ इसके लिए जो शर्त है देशीयकरण के लिए, जो नेशनलाइजेशन के लिए इसके लिए शर्त है कि उसे जो है 11 वर्ष जो है भारत में बिताने होंगे, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 12वें वर्ष जब होगा तो उस वर्ष जो है उसे पूर्ण रूप से भारत में ही रहना होगा। यानी कि बिताए गए पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष जो है उसे भारत में रहना होगा, और इसके साथ साथ 1 वर्ष जो है वो पूर्ण रूप से भारत में रहना होगा जिस वर्ष उसने आवेदन किया है। तो यहाँ पर 14 वर्ष जो पीछे बिताए हैं उसमें से 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य रूप से किया गया है, और 1 वर्ष जो जिस वर्ष आवेदन होगा, यानी कुल मिला के 12 वर्ष उसे भारत में निवास करना होगा। तो वह आम व्यक्ति इस माध्यम से जो है भारत की नागरिकता ले सकता है। ये किसमें है, धारा 6 में। धारा 5 में पंजीकरण के माध्यम से, धारा 6 में देशीयकरण के माध्यम, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, और धारा 7 में बताया गया किस माध्यम से कि किसी राज्य क्षेत्र का समावेशन द्वारा। यानी कि भारतीय संघ में कोई विदेशी क्षेत्र हम जोड़ लेते हैं, कोई विदेशी क्षेत्र हमसे जुड़ जाता है, तो वहाँ के नागरिक जो है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे स्वतः ही नहीं हो जाएंगे। भारत का नागरिक होने के लिए क्या करेगी भारत सरकार, वहाँ के नागरिकों के लिए भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार एक आदेश जारी करेगी, भारत सरकार के आदेश द्वारा, कि हम जो है यहाँ के नागरिकों को अपने देश का नागरिक घोषित करते हैं। तो स्वतः ही नहीं हो जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी ही फंसाने वाला होता है। क्या फंसाने वाला होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतः ही हो जाता है, स्वतः नहीं हो जाता है। क्या होता है, आदेश के द्वारा होता है। यानी किसी राज्य क्षेत्र में समावेश द्वारा भारत सरकार अगर किसी राज्य क्षेत्र को ले लेती है, अपने पास ले लेती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि भारत सरकार एक आदेश के द्वारा उनको नागरिकता दे देगा, उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता दे देगा। जैसे कि अभी सिक्किम जो था, तो सिक्किम जब भारत का हिस्सा बना तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हो गए, और भारत सरकार ने बस क्या किया, कोई फॉलो थोड़ी किया कि भाई तुमको इतने साल रहना पड़ेगा, ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या किया, भारत सरकार ने केवल एक आदेश पारित किया कि यहाँ के जो लोग हैं भारत के नागरिक हैं। तो एक आदेश के द्वारा, भारत सरकार के आदेश के द्वारा, एक ऑर्डर के द्वारा वहाँ के लोग, सिक्किम के लोग भारत के नागरिक। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा 2014 में 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा बांग्लादेश के साथ हमने कुछ जगहों को, कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की। तो वहाँ के जो लोग हमारे यहाँ आ गए, ठीक है, वो जो क्षेत्र हमारे यहाँ आ गए, वहाँ के लोग भारत के नागरिक हो गए। बस एक आदेश भारत सरकार ने पारित किया, और जो क्षेत्र हमारे पास आ गया, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया, और वहाँ के लोग जो है भारत के नागरिक हो गए। तो ये कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पर देखा कि जो ये 5 प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को ले सकता है। यूस सोलाई जो कि भूमि पर यानी कि जन्म के आधार पर है, यूस सेंगुनेस यानी कि रक्त संबंध के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर है कि वह भारत में नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो भारत के नागरिकों का है, उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो वह 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक हो सकता है बच्चा। तो यहाँ पर कौन करवाएगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन भी कौन करवाएगा, उसके पिता करवाएंगे। धारा 5 में क्या बोला है, पंजीकरण के माध्यम से। मूल भारतीय और पति पत्नी, यानी कि अगर कोई मूल भारतीय है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, और उसके वंश में आगे के जो व्यक्ति हैं, जो उनके वंशज हैं, वो चाहते हैं कि भारत का
नागरिक बने तो उसके लिए 7 वर्ष जो है, शर्त क्या है, 7 वर्ष भारत में रहना होगा, या फिर किसी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और उसका जो स्पाउस है यानी कि जो पति या पत्नी है वो क्या है, विदेशी हैं और वो चाहते हैं कि भारत का नागरिक बने, तो उन्हें भी 7 वर्ष भारत में रहना होगा। ऐसी धारा 6 में क्या बताया, देशगत नेचुरलाइजेशन, खास व्यक्ति और आम व्यक्ति के लिए कंसेप्ट किया गया है, 14 वर्षों की बात की गई है। और जो कंसेप्ट अभी जो आप देख रहे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है, उसमें जो विवाद है, उसके विवाद का एक कारण दोस्तों क्या है, धारा 6 में यही वाला कंसेप्ट है। ये जो टाइमिंग दे रखी है उसको लेकर विवाद है थोड़ा सा। तो धारा 7 में किसी राज्य क्षेत्र के समावेश के द्वारा, कोई राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ के नागरिकों को भारत सरकार एक आदेश के द्वारा नागरिक भारत का मान लेती है, घोषित कर देती है। तो हम देखते हैं कि 5 धाराएं ऐसी हैं किसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता का अर्जन का प्रावधान करती है, एक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप की लेने के लिए इस बात में बताया गया किससे, धारा 3 से 7 तक बताया गया है। धारा 8, 9 और 10 में कुछ बातों को सब बताया गया है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि क्या बात बताई गई है तो उसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि क्या बात बताई गई। लेकिन मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो आपके सामने हैं, इसको आप लोग साथ में नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे और लिखा भी होगा, अच्छी बात है। और इसको रेगुलर रिवाइज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप रिवाइज करेंगे और रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियरिफाई होती चली जाएगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो नागरिकता की समाप्ति है, किसकी, नागरिकता की समाप्ति, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 धाराएं बताई गई हैं इस अधिनियम में, धारा 8, धारा 9 और धारा 10, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 धाराएं बताई गई हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात जो की गई है उसमें। तो धारा 8 क्या कहता है, धारा 8 ये कहता है कि अपनी इच्छा से, है ना, इच्छा से यदि किसी ने भारत की नागरिकता त्याग दी है ना, स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से किसी ने अपनी भारत की नागरिकता त्याग दी है तो उसकी नागरिकता खत्म। दूसरा, धारा 9 में क्या बताया गया है कि नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। तो किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली है तो वह क्या होगा कि उस देश तो वह भारत के नागरिक के पद से अपने आप ही हट जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी नागरिकता। धारा 10 में क्या बताया गया है कि भारत सरकार या जो भारत सरकार है या सरकार है वह किसी व्यक्ति की नागरिकता ले सकती है, किसी नागरिक की नागरिकता ले सकती है, छीन सकती है ना, छीन सकती है, इस चीज़ को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, एक चीज़ नोट करने वाली होगी कि जिसने जन्म के आधार पर नागरिकता ले रखा है, यानी कि जन्म के आधार पर जिसकी नागरिकता है, आधार पर, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ है और उस आधार पर उसकी नागरिकता ली गई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसकी नागरिकता कोई भी नहीं ले सकता है। जिसने भारत में जन्म लिया है और जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिली है तो उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता है। तो ये जो है नागरिकता की समाप्ति के 3 धाराएं जो हैं किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया है। और नागरिकता अर्जन के कितनी धाराएं हैं, 5 धाराएं हैं और 3 जो हैं ये धाराएं हैं 8, 9, 10। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में और टोटल 19 धाराएं हैं, उनमें से ये जो महत्वपूर्ण है जो हमारी परीक्षा में रेगुलर बने रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आपको सारे कंसेप्ट ये क्लियर हुए होंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, रिकमेंडेंस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो हमारा मनोबल उतना ही अच्छा बढ़ेगा। तो इसीलिए कमेंट्स भी कीजिए और ऐसे ही आगे की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो नागरिकता
के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ मैंने संशोधन भी बताया जो कि एक कब कब इसमें संशोधन हुआ है वो संशोधन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उस पर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो रेगुलर रिवाइज कीजिए पीछे का, और अगली वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। रेगुलर कमेंट में जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।